कैमरॉन कई सारी आवाजों में बात करना स्टार्ट करता है एंड यहाँ पे फादर को लगता है या तो इसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमन आ चुका है या फिर इसके अंदर कई सारी आत्माएं आ चुकी है। पूरा रूम सन्नाटों में बदल जाता है और सिर्फ फादर के चैंटिंग करने की आवाज और कैमरॉन की ब्रीथिंग करने की आवाज आ रही होती है। एंड वो जब अपनी बॉडी को मूव करना चाहती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पूरी जकड़ी हुई है। वो अपनी बॉडी का एक पार्ट भी हिला नहीं पा रही थी। The Demon House and the Amon family possession in Gary, Indiana. आज जिस केस की स्टोरी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ वो हॉरर तो है ही और साथ ही साथ इतनी ज्यादा क्रीपी है कि आपको हो सकता है कि कहीं ना कहीं डर का सामना करना पड़े। एंड ये इंसिडेंट जिस लड़के के साथ होता है उस लड़के के अंदर एक बच्चे से लेके एक बूढ़े आदमी तक की आत्मा आ जाती है। गैरी इंडियाना की कई कहानियों में एक और भयानक कहानी सामने आई। एक फैमिली जिसके ख्वाबों का घर उनके आंखों के सामने ही जहन्नम बन गया। आज हम बात करेंगे एमोन्स फैमिली की, जिनकी लाइफ कुछ ऐसे फोर्सेस ने तबाह कर दी थी जो उनके सोच से परे थे। नए हाउस के साथ साथ इस फैमिली के भी बहुत सारे ख्वाब होते हैं, बहुत सारे सपने होते हैं और वो सब सोचते हैं कि इस नए घर के साथ साथ वो अपनी एक नई शुरुआत करेंगे। लटोया, चार्ल्स और उनके बच्चों ने सोचा था कि वो उस घर से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे, लेकिन उनके नए घर के पीछे कुछ अलग ही अनवांटेड हिस्ट्री थी। डेमोनिक पोजेशन, एग्जॉर्सिज्म और खुद के सर्वाइवल के लिए फाइट करना पड़ा था। 2012 में एमोन्स फैमिली इंडियाना गैरी की एक स्ट्रीट कैरोलिना के छोटे से घर में रहने चली गई होती है। उनकी फैमिली में चार्ल्स, उसकी वाइफ लटोया और 3 बच्चे थे और जब वो लोग उस घर में शिफ्ट हुए तो उनके साथ लटोया की माँ भी थी और उनका नाम होता है रोजा कैंपबेल। अगर किसी घर में कोई भी एनर्जी होती है तो हमको उस घर में रहते रहते वो एनर्जी फील होती है एंड हमको मालूम चलता है कि हाँ उस घर में हो ना हो कुछ अजीब है। लेकिन ये जो फैमिली होती है, ये एमोन्स फैमिली के साथ शुरू से ही, शुरुआत के पहले दिन से ही कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं होने लगती है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें होती है जिनसे उनका पहला दिन ही जहन्नम बन जाता है और उनको पहले दिन से ही ये सब चीजें मालूम चल जाती है। जब इस फैमिली की शिफ्टिंग हो जाती है तो लटोया को उस दिन नींद नहीं आती है। वो बहुत सोने की कोशिश करती है जबकि वो दिन भर की थकी भी रहती है, लेकिन उसको नींद ही नहीं आती है। उसको लगता है कि उसके सारे बच्चे हॉल में जाग रहे हैं एंड ये फर्स्ट टाइम होता है जब लटोया को लगता है कि नहीं, इस घर में कुछ ना कुछ अजीबोगरीब तो जरूर हो रहा है। उसको ऐसा लगता है कि उसके सारे बच्चे हॉल में हैं और वो सब जागे हुए हैं। जब लटोया अपने बेड से उठकर हॉल में चेक करती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता है और जब वो अपने बच्चों के रूम में जाती है तो वो देख रही है कि सारे बच्चे अपने अपने बेड पर सो रहे होते हैं। अब लटोया को समझ में नहीं आता है कि ये सारी जो भी अजीबोगरीब आवाजें होती है वो उसको कहाँ से सुनाई दे रही होती है। और उस टाइम तो लटोया को ये लगता है कि हो सकता है कि दिन भर की जो थकावट है, दिन भर उसने ट्रैवल किया, शिफ्टिंग की, उसकी वजह से उसको ये सब चीजें महसूस हो रही हो और उसकी नींद भी पूरी नहीं हुई होती है। अगले दिन होता है, अगली मॉर्निंग सुबह में जब ये सारे फैमिली मेंबर अपनी टेबल पे ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठे होते हैं तो वो देखते हैं कि उनके ब्रेड सारे के सारे सड़े होते हैं। वो लोग उस पर इतना ध्यान भी नहीं देते हैं। उनके साथ शुरुआत में कुछ छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे कि दरवाजों का अपने आप ही खुलना और बंद होना। कई ऐसे साइडों थी जो उनके घर में मूव करती रहती थी और ये सब चीजें उनके साथ डेली बेसिस पे होने लगी थी। एक रात जो उनकी सबसे छोटी बेटी होती है अमारी, वो महज सिर्फ 10 साल की होती है और जब वो अपने रूम में सो रही होती है तो उसको ऐसा लगता है कि कोई ब्लैक शैडो उसके आसपास मंडरा रही है एंड वो जब अपनी बॉडी को मूव करना चाहती है तो वो देखती है कि उसकी बॉडी पूरी जकड़ी हुई है। वो अपनी बॉडी का एक पार्ट भी हिला नहीं पा रही थी। सुबह होती है, वो अपनी मॉम को ये सारी बातें बताती है तो उसकी मॉम को लगता है कि ये बच्ची है, ये सिर्फ बातें बना रही है और उनको लगता है कि ये सिर्फ एक वहम है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, बल्कि जो उनका 7 साल का बेटा होता है उसी रात को, जिस रात की ये सब घटनाएं होती है, उसी के अगले रात ये सारी घटनाएं फिर से दोहराई जाती है। लेकिन अब ये सब घटनाएं, अब ये सब इंसिडेंट्स उनके छोटे बेटे अमेर के साथ होता है जो सिर्फ 7 साल का होता है। वो अपने बेड पे सोया होता है लेकिन तभी उसको नींद में बहुत ज्यादा बेचैनी होने लगती है एंड अब अमेर की आंख खुल जाती है और जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो ऊपर देखता है एक ब्लैक एंटिटी मुंह खोले हुए उसको ही घूर रही होती है।
और वो जो बच्चा होता है वो बहुत तेज चिल्लाता है, इतनी तेज कि उसके सारे फैमिली के मेंबर उसके पास चले जाते हैं। और जब वो सारी चीजें उनको बताता है तो उसकी फैमिली को लगता है कि क्या वाकई में यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं या फिर ये सिर्फ नाटक कर रहा है। और भाई ये इतनी ज्यादा फैमिली थी ना कि इतना सब होने के बाद भी इनकी फैमिली वालों को लग रहा था कि क्या बच्चा कोई नाटक कर रहा है। और इस स्टेटमेंट के बाद जो लटोया की मॉम होती हैं वो अब अपना मुंह खोलती हैं। लटोया की मॉम बताती हैं कि वो जिस दिन से इस घर में आई हैं उनको भी बहुत ही अजीब अजीब आवाजें आती है और मूवमेंट भी होते हुए दिखती हैं जो कि वो एक्सप्लेन नहीं कर सकती हैं। और फिर वो फैमिली वालों को नोटिस करवाते हैं कि जिस तरीके से उनको अजीबोगरीब आवाजें आती हैं उस दिन उस ब्रेड का खराब होना, दरवाजों का अपने आप ही खुलना और बंद होना, और फैमिली के बहुत सारे मेंबर ने वो ब्लैक शैडो भी देखी थी जिसपे सबको ये लगने लगता है कि हाँ वाकई में इस घर में कुछ ना कुछ तो अजीब हो रहा है जो कि बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। और ये होने वाला है इस कहानी का सबसे ज्यादा मेन पार्ट। और इस पार्ट में आपको जानने को मिलेगा कि किस तरीके से इन सबकी जिंदगियां जहन्नम बन जाती हैं। कैमरॉन जो उनका सबसे बड़ा बेटा होता है उसके पेरेंट्स का कहना था कि कैमरॉन बहुत ही सेंसिबल और शांत बच्चा है, और ये सब के बीच वो लोग कैमरॉन पे ध्यान ही नहीं देते हैं, लेकिन कैमरॉन का बिहेवियर चेंज होता रहता है। इन्हीं सब के बीच में कैमरॉन एक दिन बहुत तेज चिल्लाना शुरू कर देता है और उसकी आवाजें इतनी ज्यादा भयानक होती है कि सारी फैमिली वाले डर जाते हैं और उसकी बॉडी कई तरीकों से ऐंठने लगती है। अब कैमरॉन किसी के भी कंट्रोल में नहीं था, कभी उसकी बॉडी ऊपर से उठने लगती तो कभी नीचे ऐंठने लगती थी, एंड जो उसकी आंखें थी वो पूरी तरीके से पलट जाती हैं। और अब टाइम आता है 19 अप्रैल 2012 का, जहाँ पे कैमरॉन की फैमिली इसको हॉस्पिटलाइज करने के लिए लेके जाती है। लेकिन जैसे ही कैमरॉन हॉस्पिटल में पहुंचता है उसकी हालत और ज्यादा खराब होने लगती है। और इतना कुछ होने के बाद अब इस फैमिली को समझ में आता है कि इसकी बॉडी कोई डेमन, कोई डेविल कंट्रोल कर रहा है। कैमरॉन का पोजेशन बहुत ही ज्यादा हो गया था। कैमरॉन के अंदर के डेमन अब सब कुछ मुश्किल कर रहे होते हैं। और एक रात कैमरॉन ने चीखना चिल्लाना घूरना शुरू कर दिया। और एक रात कैमरॉन इतनी तेज चिल्लाना शुरू करता है और उसकी फैमिली के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि जब ये चिल्लाना शुरू करता है तो वो आवाज कैमरॉन की होती ही नहीं है। एंड सडनली कैमरॉन हवा में उड़ने लगता है एंड दीवारों पे उल्टा चलना शुरू कर देता है। एंड अब इसकी फैमिली कैथोलिक चर्च का सहारा लेती है। 19 अप्रैल 2012 और इन 7 दिनों में कैमरॉन की हालत एक मरे मुर्दे की तरह हो जाती है। ऐसा लगता है कि उसके अंदर जान ही नहीं है। कैमरॉन हॉस्पिटल पे बेड पे लेटा होता है और लटोया उसका हाथ पकड़े हुए उसके बगल में बैठी होती है। और ये टाइम होता है 19 अप्रैल 2012 का। और अब इस कहानी में एंट्री होती है फादर माइकल की, जो उस टाइम के जाने माने एग्जॉर्सिस्ट थे। फादर माइकल मैगिनोट अपने 2 असिस्टेंट के साथ आते हैं और वो उस टाइम के बहुत ही ज्यादा एक्सपीरियंस एग्जॉर्सिस्ट थे। फादर माइकल ने अपना रिचुअल स्टार्ट किया। रिचुअल स्टार्ट करते ही कैमरॉन की बॉडी पूरी ट्विच होने लगती है, उसकी आंखें पलट जाती है और वो अपने बेड पे लेटे लेटे अकड़ने लगता है। एंड अब कैमरॉन इतनी ज्यादा अजीब आवाज में बात करना स्टार्ट करता है जो बिल्कुल भी एक 12 साल के लड़के की नहीं होती है। रिचुअल शुरू होते ही कैमरॉन आधे घंटे के बाद में अपने होश में आता है और वो डेमोनिक आवाज के साथ कहता है, You cannot save him. He is mine. और कैमरॉन पूरी तरीके से अकड़ जाता है। उसकी आंखें बिल्कुल कोयले की तरह एकदम काली हो जाती है और अब रूम में ठंड बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। रूम पूरी तरीके से ठंडा हो जाता है, लेकिन फादर अपना एग्जॉर्सिज्म कंटिन्यू करते हैं। एंड फिर सडनली कैमरॉन की वॉइस एक ओल्ड मैन में बदल जाती है और आवाज आती है, आई हैव बीन वेटिंग फॉर सो लॉन्ग। पूरा रूम सन्नाटों में बदल जाता है और सिर्फ फादर के चैंटिंग करने की आवाज और कैमरॉन की ब्रीथिंग करने की आवाज आ रही होती है। और धीरे धीरे कैमरॉन कई सारी आवाजों में बात करना स्टार्ट करता है। एंड यहाँ पे फादर को लगता है या तो इसके अंदर कोई बहुत ही ज्यादा खतरनाक डेमन आ चुका है या फिर इसके अंदर कई सारी आत्माएं आ चुकी है। ये एग्जॉर्सिज्म कई घंटों तक चलता है और फाइनली एग्जॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो जाता है। कैमरॉन जो होता है वो अब पूरी तरीके से सेफ था एंड इसकी फैमिली ने ये डिसाइड किया कि वो अब उस घर में कभी भी नहीं जाएंगे। यहाँ तक कि उस फैमिली के जो भी इम्पोर्टेंट सामान होते हैं उस घर में वो लोग उसको भी छोड़ देते हैं। वो उस घर में फिर कभी भी कदम नहीं रखते हैं।
2018 में एक पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर ज़ाक बैगन्स ने ये घर खरीदा और इस पे एक डॉक्यूमेंट्री तैयार की और जिसका नाम होता है द टेमन हाउस। हम सब कभी इमेजिन नहीं कर पाएंगे कि उस फैमिली ने उस घर में क्या क्या चीजें फेस की होंगी। ये सब चीजें इसलिए ज्यादा हो जाती हैं क्योंकि अगर वो सारी फैमिली एक ही रूम में रहती तो शायद ये सब चीजें इतनी ज्यादा आगे बढ़ती। एंड जिस तरीके से हमारे इंडिया में बच्चों को कभी भी अलग रूम में नहीं रखा जाता है जब तक वो छोटे होते हैं, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो छोटे बच्चों की सोल होती है वो स्पिरिट से ज्यादा कांटेक्ट कर सकती है। एंड बाहर के देशों में छोटे बच्चों को भी अलग जगह पे सुलाया जाता है, अलग रूम में सुलाया जाता है, जो कि बहुत ही ज्यादा गलत है। तो ये डेमोनिक एग्जॉर्सिज्म की कहानी यहीं पे खत्म होती है। आई होप आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई होगी तो लाइक कर देना। एंड आपके क्या ओपिनियन है इस कहानी को लेके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना ऐसे मिस्टीरियस एंड हॉरर टाइप के केसेस देखने के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।